ये साथ ही एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एक लेटेस्ट एजुकेशन पर। तो आज की वीडियो में हमने लिया है पिछले पुराने वर्षों के पेपरों को। जो पिछले पुराने वर्षों में पेपर हुए हैं हमारे, उनसे हमारे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ से ही हुबहू प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इनको सोल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें हर बार परीक्षा में देखने को मिलते हैं और यहाँ से एक प्रश्न 1-2 नंबर हमारे पक्के हो जाते हैं। तो चलिए आज पिछले पुराने पेपरों को सोल्व करेंगे। ये पेपर हमारा 1 से 5 तक का, और ये पिछले गत वर्ष का है। तो देख लेते हैं इसको। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इसकी। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में सबसे प्रश्न नंबर हमारा 1 को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम। और इसमें देखेंगे एक सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड को इसमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करना है और इसमें बताना है कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो एनिमल इंटेलिजेंस लिखा है गलटास्ट, बी ऑप्शन लिखा पुनर्वर्ग की अनुसूची पियाजे, और सी सारगर्भिता का नियम थर्नडाइक, और डी अनुकूल स्किनर। तो ये हमसे बताया गया, इसको सही मिलान में हमें करना है। तो कैसे करना है ये हमें अभी देखना है। तो एनिमल इंटेलिजेंस लिखा है हमारे किसने, ये निकाल लिया हमारे थर्नडाइक जी ने, ये थर्नडाइक जी ने लिखते हैं इसको। और पुनर्वर्ग की अनुसूची लिखते हैं हमारे स्किनर साहब, ये उन्होंने जो सिद्धांत दिया पुनर्वर्ग का स्किनर जी ने। और सारगर्भिता का नियम दिया हमारे गलटास्ट जी ने। और अनुकूलन जो दिया है हमारा, वो किसने दिया है, पियाजे साहब ने। अनुकूलन के बारे में बताया पियाजे साहब ने। तो इसी को देखते हुए हमारी कौन सी सूची सही हो जाती है, ये मिलान कर लेते हैं हमने। ये सही मिलान क्या है इसको देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाता है इस हिसाब से। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है, ऑप्शन होता है हमारा सी सही। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया यहाँ पर। चलिए अगला देखेंगे, ये सी सही हो गया। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा सेकंड नंबर, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो पूछा गया इसमें ऑप्शन ए एकीकरण का सिद्धांत, बी अंतःक्रिया का सिद्धांत, सी निरंतरता का सिद्धांत, और डी अंतः संबंध का सिद्धांत। तो इसमें ये प्रश्न कई बार पूछा गया आपसे, ये प्रश्न कई बार टेट के एग्जाम में आया है। और विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये किसने बताया इसके बारे में। तो देख लेते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाता है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत हमारा सही ऑप्शन सही हो जाता है। अगला थर्ड नंबर है हमारा, प्रश्न नंबर 3 हमारा। प्रश्न नंबर 3 हमारा कहता है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। यानी कि पूछा गया कि शिक्षा कौन से अधिकार से क्या बन गई है, जो उसमें संशोधन हुआ है वो मौलिक अधिकार बन गई है। तो ऑप्शन ए 25 में से, या फिर बी 86 में से, और सी हमारा 22वां, और डी हमारा 52वां संविधान संशोधन। तो ऐसा संविधान बताना हमें कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा शिक्षा हमारी मौलिक अधिकार बन गई है। तो ये हमारे 86वां संविधान संशोधन ऐसा है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, जिसके द्वारा शिक्षा हमारी क्या बन गई, मौलिक अधिकार बन गई है। अब अगला प्रश्न नंबर हमारा चौथा है। पूछा गया है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे कौन हैं। ऑप्शन ए अब्राहम मैस्लो, डी मैकडूगल, और डी विलियम जेम्स, सी सिम्पसन। तो इसमें मूल प्रवृत्ति के बारे में पूछा गया है। मूल प्रवृत्ति के प्रतिपादक जो है हमारे, वो कौन है अभिप्रेरणा के। तो ये मैकडूगल साहब है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है यहाँ पर, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, मैकडूगल साहब है इसके प्रतिपादक। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5वां हमारा, विकास की किस अवस्था को कोल और ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो ये भी प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है। बाल अवस्था को, या शैशवावस्था, या फिर किशोर अवस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसमें से हमें बताना है कि कोल और ब्रुश जो हमारे वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने संवेगात्मक का विकास का अनोखा काल बाल अवस्था को कहा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाता है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। इसमें पूछा गया कि बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसने दिया, स्पीयरमैन ने, गोल्डमैन ने, गार्डनर ने, जॉन मेयर ने। तो हमें बताना है बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसने दिया है। तो ये हमारा ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाता है, सी हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ये गार्डनर साहब ने इसको दिया है।
और ये भी मैं बता दूं आपको 1983 ईस्वी में दिया गया था और बहुविध सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। ये क्या है देखिए, इसके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। ये क्या है 1986 में 1986 में इसको दिया गया था और इसको क्या नाम बताया गया है, गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया गया, भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक और शारीरिक, गतिक और संगीतज्ञ, अंत्य परस्पर को, अंत्य व्यक्ति और नैसर्गिक। इसमें 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ये मैं समझती हूँ समझ में आ गया होगा आपके। चलिए अगला देखेंगे। अगला 7वां नंबर का प्रश्न हमारा डिसलेक्सिया यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया जो है हमें क्या करने में कठिनाई होती है, हमसे पूछा जाएगा व्यक्त करने में, पढ़ने में, बर्तनी करने में, या फिर बोलने में, या फिर खड़े होने में। तो हमें बताना है कि डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित होती है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पठन विकार से संबंधित है और यह अधिगम असक्ता के कारण बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि यह कुछ अक्षरों को जैसे कि बी है, बी को क्या करता है बच्चा, डी में पढ़ लेता, ठीक है, बी को डी में पढ़ लेगा और इसमें उसे अंतर विभेद नहीं पता चल पाएगा। और कुछ शब्द जैसे सा होता है, सा को क्या पढ़ लेगा बच्चा, सा को पढ़ लेगा वाज, है ना, सा को पढ़ लेगा क्या बच्चा, बाज पढ़ लेगा, और न्यूक्लियर का अनक्लियर पढ़ लेगा। तो ऐसी जो पढ़ने में अक्षमता प्राप्त होती है बच्चों को, उससे अक्षमता दिखाई देती है, उसमें डिसलेक्सिया से संबंधित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 8वां नंबर का प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न 8वां नंबर क्या कहता है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो यहाँ से पूछा गया नहीं है, इसमें पूछा गया गलत कौन सा है। इसमें शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे की आवश्यकताओं को अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को सीखने में असक्षम अतिरिक्त समय देना चाहिए, और शिक्षक को बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें से ऐसा कौन सी भूमिका आपको नज़र आ रही है जो गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था है, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि समावेशी जो शिक्षा होती है, शिक्षा की व्यवस्था है जहाँ पर विशेष अवस्था वाले प्रतिभाशाली और पिछड़े बच्चों को एक साथ ही कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है और शिक्षण विधियों एवं पाठ्यक्रमों का प्रयोग किया जाता है। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को सीखने में असक्षम और बच्चों को सीखने में हेतु प्रोत्साहित कर सकते हैं हम, क्योंकि उन्हें क्या है अतिरिक्त समय देने की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ उन पर विशेष ध्यान भी उनको दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा एक गलत यहाँ पर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, या फिर उनको रोक देना चाहिए। तो इसमें क्या गलत है, आपको ऐसा नज़र आ रहा है आपको कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें देखना है हमारा प्रश्न कौन सा सही होता है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा। तो जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षण अधिगम त्रिध्रुवीय होती है, यानी 3 ध्रुवीय वाली शिक्षा प्रणाली है उनकी। जॉन डीवी के अनुसार जो एक क्या होता है, विशेष पाठ्यक्रम के मध्य शिक्षा व शिक्षार्थी के मध्य संपन्न होती है। अध्ययन शिक्षण प्रक्रिया के उद्देश्यों को महत्वपूर्ण एवं सफल बनाने के लिए शिक्षक को छात्रों के प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक शिक्षण एक मार्गी ही रहेगा और बच्चों की समस्या और कठिनाइयों को जानने के बिना उसका समाधान नहीं किया जा सकता। तो ऐसे जॉन डीवी जी हमारे कहते हैं, और ऑप्शन हमारा इसी को ले क्या होना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है यहाँ पर। अगला देखेंगे। अगला है हमारा, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है कैसी, सामाजिक विकास में, शारीरिक विकास में और नैतिक विकास में या भावात्मक विकास में। तो जो बच्चे की बुद्धि होती है वो किससे संबंधित होती है, ऑप्शन हमारा 10वें का होता है बी सही, शारीरिक विकास में। क्यों हो जाती है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक रूप से संबंधित है। शारीरिक विकास में तात्पर्य शरीर के बाह्य परिवर्तनों से होती है, जैसे कि उसकी ऊंचाई बढ़ गई, शारीरिक अनुपात हो गया, उसका वृद्धि हो गई, किंतु शरीर के आंतरिक जो अवयव हैं परिवर्तन उसके बाह्य रूप से उसे दिखाई नहीं देते, और फिर भी आंतरिक स्तर पर उनका जो समुचित विकास लगातार होता रहता है। तो ऐसे जो मुख्यतः वृद्धि होती है वो बच्चों को दिखाई नहीं देती, तो इसी को शारीरिक विकास हम मानते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 में देखेंगे। 11वां नंबर कहता है हमारा, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि ऐसा सिद्धांत कौन सा हमारा जिसको पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। शास्त्रीय अनुक्रिया का, शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत का, या फिर सूझ का सिद्धांत। तो पुनर्वलन के सिद्धांत से कौन, स्किनर साहब ने दिया है इसको, किसने दिया है,
स्किनर साहब ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत को पुनर्बल का सिद्धांत, जो क्रिया, इसका दूसरा नाम क्या कहेंगे, क्रिया प्रसूत। इसको ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा सही, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। यहाँ पर सी सही ऑप्शन हमारा सी हो जाता है, क्योंकि इसको क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत भी इसको कहते हैं। और मैंने अभी बताया था। और इसके जो प्रतिपादक है वी.एफ. स्किनर हैं, और इनके अनुसार क्रियाएं जो जानवर और मानवों के द्वारा ऐच्छिक रूप से की जाती हैं उन्हें क्रिया प्रसूत कहलाती हैं। वो इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर भी स्वयं कार्य करता रहता है तथा पुनर्बल के आधार पर उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। तो ऐसे ही क्यों क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत से इसलिए कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है हमारा, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। यानी कि जो हमारे ब्रूनर साहब रहे हैं उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास दिया है, उन्होंने विकास के सिद्धांत का अंग ऐसा कौन सा गलत बताया उन्होंने, ऐसा अंग उन्होंने नहीं माना है, उसको हमें बताना है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञा अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। तो इसमें से कौन सी अवस्था ऐसी है जिससे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग इसमें से नहीं है। तो ऑप्शन हमारा प्रश्न नंबर हमारा 12 था, और 12वें का हमारा ऑप्शन अंतःप्रज्ञा, इसमें ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाता है। इसमें ये नहीं, इसको नहीं माना, क्योंकि अंतःप्रज्ञा अवस्था संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। ब्रूनर प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, और उन्होंने बताया कि अपना संज्ञान संबंधी प्रयोग सर्वप्रथम प्रौढ़ों और उनके बाद विद्यालय में जाने वाले बच्चों 3 वर्ष तक के बच्चे थे और उन पर और अंत नवजात शिशुओं पर भी इन्होंने किया था। इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंग प्रतिनिधित्व, संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व, दृश्य प्रतिमा और प्रतिनिधित्व, बिंबात्मक प्रतिनिधित्व इन्होंने बताए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मैं समझती हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। और वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लग रही है। और चलिए प्रश्न नंबर 13 हमारा, मॉरिसन के बौद्ध स्तर में शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया गया। कौन कौन से हैं ऐसे? प्रस्तुतिकरण और खोज और संगठन व्यवस्था और आत्मीकरण और वाचन अभिव्यक्तिकरण। इसमें से हमें बताना है कि मॉरिसन के अनुसार बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान से 5 पदों का वर्णन इसमें से क्या है, ये कौन कौन, कैसे इनको लगाना है, मतलब सही तरीका हमें कैसे करना है इसका, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है यहाँ पर। पहले हम दूसरा देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, खोज लेंगे, है ना। पहला हमारा होगा खोज, दूसरा हमारा प्रस्तुतिकरण, दूसरा हमारा क्या है, प्रस्तुतिकरण, तीसरा है क्या हमारा, तीसरा है हमारा आत्मीकरण, चौथा है संगठन, तीसरा हमारा आत्मीकरण, चौथा है हमारा संगठन व्यवस्था, ये चौथा हमारा संगठन व्यवस्था, और 5वां क्या हो जाता हमारा, ये हो जाता हमारा अभिव्यक्तिकरण। सबसे लास्ट में 5वां अभिव्यक्तिकरण, ये सही हो जाता है हमारा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। चलिए अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 हमारा, निम्न में से कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र में से संबंधित नहीं है? अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, ज्ञान, बोध। तो इसमें से हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित इसमें से नहीं है, जो गलत है यहाँ पर देखने को हमें मिला है। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित हमें बताना है। प्रश्न नंबर हमारा 14वां है, तो ऑप्शन हमारा बी इसमें सही हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। क्यों सही हो जाता है ये भी देख लीजिए। अनुमूलन संज्ञानात्मक क्षेत्र में संबंधित ये नहीं है, क्योंकि जबकि ज्ञान और बोध अनुप्रयोग संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित तीनों ये हैं, ये तीनों हैं, और बी ऑप्शन हमारा नहीं है। 15वां प्रश्न हमारा, कौन सा अधिगम वक्र नहीं है? इसमें से पूछा गया वक्र है हमारे अधिगम के वक्र हैं, जो इसमें से वक्र नहीं है, ये कौन सा पूछा गया? इसमें से मिश्रित वक्र, नाथोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र, इसको उत्तर बोलेंगे लंबवत वक्र। तो इसमें से अधिगम का वक्र इसमें से ऐसा कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे हम। डी हमारा इसमें लंबवत ये नहीं बनता, इसमें लंबवत नहीं बनता, अधिगम का वक्र नहीं होता है। अधिगम सीखने की मात्रा, अधिगम वक्र जो होता है सीखने की मात्रा होती है, गति, उन्नति और अवनति को प्रदर्शित करती है। और वी.एफ. स्किनर के अनुसार अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति के कागज पर वितरित होता है। और अधिगम वक्र के मुख्य 4 प्रकार के होते हैं: सरल रेखीय, उन्नतोदर,
और नतोदर जिसको धनात्मक बोलेंगे, उन्नतोदर को ऋणात्मक बोलेंगे, मिश्रित बक। और चौथा हमारा होता है मिश्रित बक, जिसको आप ग्रह हास बोलेंगे, है ना। देखिए एक बार और बता दें, सरल रेखीय, उन्नतोदर, नातोदर और मिश्रित, ये 4 तरह के हमारे वक्र बताए गए हैं किसके द्वारा, स्किनर साहब के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे मतलब उसे क्या करना चाहिए, है ना। उसे पूछा गया उसे क्या करना चाहिए, उसे बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, या फिर बच्चे को दंड देना चाहिए, या फिर बच्चे को तत्काल घर वापस भेजना चाहिए, या बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो आपसे पूछा गया यदि शिक्षक हैं, आप शिक्षक की नज़र से आपको देखें, अपने आप को जो देखें वो शिक्षक के नज़र से आपको देखें, अपने आप को शिक्षक की नज़र से देखें और बच्चे को अपने बच्चे की तरह देखें, तो एकदम प्रश्न आपको सोल्व हो जाता है, क्योंकि आप एक टीचर की तरह देख रहे हैं अपने आप को और बच्चे को अपने बच्चे के रूप में देख रहे थे, तो बच्चे की बात एकदम आपको समझ में आ जाएगी और टीचर होने के नाते आप सही निर्णय ले पाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया कि समस्यात्मक बालक है उसे किस रूप में आप देखेंगे उसे, तो इसे देखना हमें कैसे, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बच्चों को क्या करना चाहिए, हमेशा परामर्श देते रहना चाहिए, क्योंकि आप उसके गाइडलाइन हैं, आप उसके अभिभावक की तरह आप उसका काम करते हैं, आप उसके एक गुरु हैं, तो इसी के अनुसार आप जो उसकी हर समस्या का समाधान आपको देना उसके लिए स्वाभाविक यानी अच्छी बात है, उसको अच्छा राह देना आपका पूरा कर्तव्य बनता है। चलिए अगला देखेंगे 17वां नंबर का प्रश्न हमारा। 17वां नंबर का प्रश्न क्या था, हमारी पाठ्य सामग्री क्रिया मुख्यतः संबंधित है, हमारी कहता है पाठ्य सामग्री क्रिया मुख्यतः संबंधित है किससे, तो 16वां हमारा 17वां प्रश्न नंबर हमारा छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों की वृत्तिक विकास से। तो यहाँ पर क्या कहा गया, पाठ्य सामग्री की मुख्यतः ये संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ये जो छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है, क्योंकि क्या बताया गया यहाँ पर, पाठ्य सामग्री क्रिया जो होती हैं विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित होती हैं और पाठ्य सामग्री क्रिया स्कूल के नियमित समय अंतराल पर आयोजित की जाती हैं, और इसके उदाहरण जैसे कि खेल ले लो, संगीत ले लो, नाटक ले लो, निबंध ले लो, कहानी ले लो, लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, कला आदि, इससे ये सारे क्या होते हैं, संबंधित होता है, ये है ना, ये होते हैं संबंधित इससे। तो इसी को देखते हुए क्या होता है, ये सामग्री इसमें सम्मिलित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से 18वां नंबर का प्रश्न है हमारा, अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था, किसने नहीं किया था, ये हमसे पूछा गया प्रश्न नंबर 18वें का आंसर। तो देखेंगे स्किनर साहब ने, या फिर कोहलर ने, या फिर थर्डाइक ने, या फिर बीएस ब्लूम ने। तो ये हमारा क्या है, बीएस ब्लूम हमारा सही हो जाता है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है, ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि बीएस ब्लूम ने 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था उन्होंने, और उसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक रूप से इन्होंने किया था इसको, और अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने नहीं किया। जबकि स्किनर ने अधिगम को जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत है उन्होंने इसको दिया है, और कोहलर के अधिगम सिद्धांत अंतर्दृष्टि, थर्डाइक ने अधिगम के प्रयास त्रुटि का प्रतिपादन इन्होंने किया है। आपको समझ में आई होगी, बीएस क्या होगा हमारा, बीएस ब्लूम यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला पेपर है हमारा, अगला प्रश्न हमारा 19वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, 19वां प्रश्न नंबर हमारा पूछा गया है यहाँ पर, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है क्या, बालकों को विद्यालय न जाना, बालकों को विद्यालय में प्रवेश न लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक के द्वारा विद्यालय को छोड़ देना। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाता है, बालक का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। क्योंकि किसी भी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना क्या होता है, उसका मतलब उसको सही दिशा, सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सही पढ़ाई वो समझ नहीं पा रहा है, वो क्या करना चाहिए, क्या गलत है, उसे क्यों एक ही कक्षा में रहना पड़ रहा है, उसके जो है उसके भावना को जानना जरूरी होता है। अब इसीलिए क्या कहा, इसका अवरोधन शिक्षा में अवरोधन कहलाता है, ये क्या कहलाता है, शिक्षा में अवरोधन कहलाता है,
क्योंकि जब एक बालक का विद्यालय में न जाना बल्कि विद्यालय में प्रवेश नहीं लेना, बालक के द्वारा विद्यालय छोड़ देना, ये सब अवरोधन से संबंधित नहीं है। अवरोधन कहाँ पर पैदा होगा? जब तक एक अवरोधन उसका रुक जाना, यानी उसका रुक जाना, यानी उसका कोई भी प्रगति नहीं होनी, उसकी आगे एक कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी, आगे जाकर उसको बढ़ना नहीं, तो यही क्या है? हमारा अवरोधन है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20वां। इसमें से पूछा गया कौशल के पूर्व ज्ञान का प्रश्न आता है। प्रस्तावना कौशल में, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में, प्रदर्शन कौशल में, समापन कौशल में। तो हमसे पूछा गया है ये कि इसमें ऐसा कौशल कौन सा है जिसमें कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण क्या होता है? नहीं आता। तो प्रश्न नंबर 20वां देखेंगे हम। ऑप्शन हमारा देखेंगे प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रदर्शन कौशल और समापन कौशल। तो इसमें कौन सा ऐसा कौशल है जो क्या हमारे पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो प्रस्तावना सबसे पहले हम देखेंगे। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाता है? हमारा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। और क्यों प्रस्तावना कौशल हमारा ये सही हो जाता है? प्रस्तावना कौशल क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है प्रस्तावना कौशल से पहले छात्रों को पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? पहले जो है छात्रों को पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। यहाँ पर बच्चों को पूर्व ज्ञान को समझाते हुए उसके आधार पर प्रस्तावना कौशल का परीक्षण किया जाता है ना? समझ में आई होगी मेरी बात। यानी सबसे पहले क्या होगा? प्रस्तावना के बारे में जब कोई चीज़ बच्चों को नहीं पता, यानी आम को हमने दिखाया या उसको तो उसके बारे में बताया, कैसा होता है, खट्टा होता है, कहाँ पाया जाता है, किस तरह का होता है, तो सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में हमें जानकारी देनी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न हम मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। जो मानव का विकास कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? सबसे शुरुआत मानव के विकास की कहाँ से होती है? ये प्रश्न हमसे बना है कि कैसे। तो मैं बताऊं ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है, गर्भावस्था से। क्योंकि बच्चे का जब भ्रूण बन जाता है तभी से उसका विकास होना चालू हो जाता है। जब भ्रूण की अवस्था में होता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो कि गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। और विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, भाषागत और संवेगात्मक विकास, समझ विकास, ये सब सम्मिलित होते हैं। इसमें सब एक साथ चलते रहते हैं। समझ में आया होगा। चलिए वीडियो कैसी लग रही है ये बताना आप मुझे ज़रूर, क्योंकि आपको एक मुझे अच्छे से देखना है कि बच्चे क्या चाहते हैं, क्या ऐसी वीडियो चाहते हैं या क्या आपके लिए और अच्छा चाहिए। तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं वीडियो का आपको कैसी लग रही है और कैसी वीडियो आप चाहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 22 को देखें हम। प्रश्न नंबर 22 है द कंडीशनर ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं B.F. स्किनर, E.L. थर्नाइक, आई पैवलॉव, R.A. गैने। तो द कंडीशनर्स ऑफ लर्निंग पुस्तक जो लिखी है हमारी, वो किसने लिखी है? वो हमारे लिखी है R.M. गेने साहब ने, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। R.N. गेने ने लिखी है इसको। और R.N. गेने ने क्या लिखा है हमारे? उन्होंने क्या लिखा? इस पुस्तक का प्रकाशन जो किया 1965 में किया था। R.N. गेने ने इस पुस्तक का प्रकाशन 1965 में इसको किया था। ठीक है, 1965 में इसका प्रकाशन उन्होंने किया था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न में कई बार पूछा गया किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हाँ, और यह क्या तनाव, और यहाँ पर ये गलत है, हाल के विरोध की अवस्था है। हमला, यहाँ पर कहा गया हमला, ये हमला भी इसको विरोध की अवस्था और बताया गया इसको। बड़े संघर्ष, तनाव और हमला एवं विरोध की अवस्था इसको बताया गया। ये किसने कहा है? इसके बारे में पूछा गया हमसे स्टेनहाल के, जर्सील्ड के, क्रो एंड क्रो के या सिम्पसन के। तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और हमला एवं विरोधी की समस्या है। ये भी देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, कई बार यहाँ से प्रश्न बना है। तो ये कहा है हमारा, किसने कहा है? ये हमारा कहा है स्टेनहाल ने। ये तो आपको पता ही होगा, ज़्यादातर ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और समझ लीजिए अच्छे से आप इसको। और क्योंकि किशोरावस्था बड़े संघर्ष और हमला, तनाव और हमला और विरोध करने की अवस्था है। और ये कहते हैं स्टेनहाल कहते हैं हमारे। और उन्होंने क्या है 12 से 18 वर्ष की अवस्था के जो किशोरावस्था के बच्चे हैं उनके लिए कहा है। क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे के क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसके शरीर में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, उसका मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, हर तरह से समाज में जब बच्चे 12
12 से कितने 18 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा फील करता है ना समाज में रहकर, तो उसके अंदर जो परिवर्तन स्वाभाविक आने चालू हो जाते हैं वो बड़े कठिन होते हैं, क्योंकि वो सही गलत का निर्णय बड़ा लेने में थोड़ा सही नहीं कर पाता, और जो अपने मन की भावनाओं पर क्या रहता है, हावी रहती है, उसके मन की भावना उस पर हावी रहती है। इसी चक्कर में उसको विरोधी की अवस्था बताया गया, यानी वो अपने घर वालों की हर बात पर उसका जो है विरोध करता रहता है। और हमला इसलिए बताया गया इसको क्योंकि उन बच्चों को अगर उनसे कोई गलत बात के लिए मना किया जाए तो वो क्या गुस्से में आते हैं एकदम से, वो हमला इसलिए इसको बोला गया। तनाव, बच्चे जब माँ घर में डांटेंगे तो तनाव करेगा बच्चा, संघर्ष उसको चाहता है, वो मैं सही हूँ, हर किसी को गलत समझता है, वो अपने आप को खुद को अच्छा समझता है, तो इसलिए इसको किशोर अवस्था में बड़े संघर्ष और तनाव और हमला विरोधी की अवस्था इसको स्टेनहाल ने बताया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 24वां नंबर का प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 24 में कहता है सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितने समय लगता है? 40 मिनट का, 36 मिनट का, 30 मिनट का और 45 मिनट का। तो ये तो आपको पता ही होगा। और प्रश्न नंबर 24 है हमारा, ये क्या है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, इसमें 36 मिनट का समय लगता है यहाँ पर। और 36 मिनट का समय लगता है, भारतीय प्रतिमान में 36 मिनट का समय लगता है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की प्रयोगात्मक विधि है ये। इसमें अध्ययन की एक इकाई कौशल का प्रयोग छोटे छोटे समूह में किया जाता है। अतः सूक्ष्म शिक्षण अध्ययन के लिए एक कौशल को कृत्रिम वातावरण में अल्पावधि में सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया ये है। और इसका जो वो होगा 1 पॉइंट होगा, 6 पॉइंट होंगे इसके, और इसका एक पॉइंट को सीखने में 6 मिनट का समय लगेगा। हर एक 6 मिनट का समय से 6 कौशल होते हैं, 6 कौशलों को 36 मिनट लगते हैं, इसलिए एक कौशल में 6 मिनट का समय लगा, और कुल समय जो लगता है हमारा वो 36 मिनट का लग जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 25वां प्रश्न है। 25वां कहता है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया को मुख्य अभिलक्षण है इस स्थिति में प्रकट करते हैं। इसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? हरिंगवर्थ का, गेट्स का, स्किनर का और रास का। तो ये आपसे पूछा गया 25वां नंबर प्रश्न किसने दिया है इसको? जो सीखने का पठार है वो सीखने की प्रक्रिया मुख्य अभिलक्षण है और उसी स्थिति को प्रकट करता है जिससे सीखने की प्रक्रिया में उससे कोई उन्नति नहीं होती। तो ये हमारा गेट्स बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। यहाँ पर गेट्स साहब इसको कहते हैं, अन्य वैज्ञानिक भी इसको मानते हैं। और सॉरी ये बी नहीं है, यहाँ पर ये होता है हमारा डी, रास साहब कहते हैं इसको, रास साहब, ये रास हमारे इसको कहते हैं। तो सीखने का जो पठार है हमारे सीखने की प्रक्रिया में मुख्य अभिलक्षण है जो कि उस स्थिति को प्रकट करता है और सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति नहीं होती। ये कथन रास साहब हमारे बताते हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, राज साहब इसको बताते हैं। 26वें नंबर का प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। ये किसने कहा? गिलफोर्ड ने कहा या फिर वुडवर्थ ने कहा है, क्रो ने कहा है, स्किनर ने कहा है। ये हमें बताना है किसने कहा है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 26 था। ये हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। गिलफोर्ड साहब इसको बताते हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम है। ये जो परिभाषा दी है हमारे गिलफोर्ड ने दी है। और जे.पी. गिलफोर्ड बताते हैं कि अधिगम के संबंध में कहा है उन्होंने, व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है और अधिगम एक व्यापक सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य के जन्म के बाद ही क्या होता है? अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और जीवन भर कुछ ना कुछ नया व्यक्ति हर समय सीखता ही रहता है ना। चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, हमेशा आप में सीखने की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। प्रश्न नंबर 27वां सुमेलित हमें करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ब्रूनर साहब बुनियादी शिक्षा प्रतिमान, असुबेल साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान, ग्लेचर अग्रिम संगठक प्रशिक्षण प्रतिमान, गार्डनर साहब कहते हैं संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान या फिर परीक्षा शिक्षण प्रतिमान। तो हमें इसको सूची को मिलान करना है और आंसर देना हमें सही इसका। तो ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाता है हमारा, देख लेते हैं अभी हम इसको। तो ऑप्शन सही हो जाता है हमारा कौन सा? ऑप्शन होता है हमारा बी सही। ऑप्शन यहाँ पर बी सही, क्योंकि देख लेते पहले ब्रूनर साहब ने क्या दिया है। ब्रूनर साहब ने दिया है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान और असुबेल ने दिया है हमारा अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। ग्लेजर साहब ने दिया है हमारा बुनियादी शिक्षा प्रतिमान। गार्डनर साहब ने दिया साइंटिफिक शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। तो यहाँ से प्रश्न ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये भी प्रश्न यहाँ से आपको कहीं भी मतलब इसमें से कुछ भी उठा कर यहाँ से दे सकता है आपको फिर से।
इसको उलट फेर कर देगा और आपसे पूछ लेगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम 28वें नंबर का प्रश्न है, समस्या समाधान। प्रथम चरण है समस्या की पहचान करना, आंकड़ा संग्रहण करना, परिकल्पना के निर्माण करना, परिकल्पना परीक्षण करना। तो ये 28 नंबर का प्रश्न है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। समस्या की पहचान करना क्या है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है, क्योंकि इस विधि के द्वारा बच्चों में तार्किक रूप से सोचने और निर्णय लेने की, किसी भी समस्या का समाधान करने की योग्यता का इसमें क्या होता है, विकास होता है। और समस्या समाधान विधि का प्रथम चरण समस्या की पहचान करना होता है और अंतिम चरण में इसका क्या करना हो, मूल्यांकन करना होता है। पहले इसकी समस्या का पहचान करेंगे, पहचान हमें क्या समस्या है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, उसकी समस्या को फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। अंतिम चरण होता है उसका मूल्यांकन करना होता है। अगले चलेंगे, अगला है 29 नंबर का प्रश्न हमारा, कहता है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालक क्या करेंगे, बालकों का संज्ञानात्मक और भावात्मक मनोचालक पक्षों का विकास होगा। यहाँ पर पढ़ने लिखने के अवगणित कौशलता पर बल होगा। यहाँ पर शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों का निष्क्रिय रखेगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकार होगी। तो यहाँ पर 29 नंबर का प्रश्न था हमारा, ये पूछा गया, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। बालकों का जो संज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों और मनोचालक पक्ष, इन सब का क्या होगा, प्रभावशाली प्रभाव उस पर पड़ेगा। जो बालकों का अधिगम होगा सर्वाधिक जो प्रभावशाली प्रभाव वहाँ पर पड़ेगा, तो बालकों के संज्ञान पर पड़ेगा, भाव पर पड़ेगा, उसके मनोचालक पर, जो उसके मनोचालक पक्ष हैं उसके, उन सब पर उनका पड़ेगा। और बच्चों का अधिगम जो सर्वाधिक प्रभावशाली तभी होगा जब उसका संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास संभव हो पाता है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, स्मृति स्तर और बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में संरचना में कौन सा सॉफ्टवेयर ओवरनिष्ठ है। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि अन्वेषण, सामान्यीकरण, तैयारी या फिर प्रस्तुतिकरण। जो स्मृति का स्तर होता है और बोध का स्तर होता है, उस पर शिक्षण प्रतिमान की संरचना उभरनिष्ठ यानी कि उभरा हुआ। यहाँ से पूछा प्रश्न ये बताया है कि स्मृति और बोध स्तर का जो प्रतिमान होता है उभरनिष्ठ, अर्थात स्मृति और बोध दोनों स्तरों में शिक्षण प्रतिमान की संरचना प्रस्तुतिकरण सोपान का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। क्योंकि इसको क्या पूछा गया, उभयनिष्ठ पूछा गया, यानी कि वो खुला हुआ होना चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन डी हमारा क्या सही हो जाता है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। मैं समझती हूँ आपको ये यहाँ से समझ में आया होगा और आपको प्रश्न अच्छे भी लगे होंगे। और कैसे लगे आप बताएं मुझे, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम कल हिंदी के प्रश्नों को यहाँ से सोल्व कराएंगे और सारे पेपर को सोल्व कराएंगे हम यहाँ पर ही। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अभी मिलेंगे थोड़ी देर बाद, यानी कि कुछ घंटों बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।